सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखूँगी, तो गाइस देखो, मैंने कल पार्ट 1 की वीडियो डाल दी, आज मैं पार्ट 2 की वीडियो डाल रही हूँ, जिसके अंदर आज हम ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, ये देखो यहाँ पे ना पार्ट 1 के अंदर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा, अभी के अभी जाके देख लो। ठीक है, अभी के अभी चले जाओगे देखने तो तुम्हारा ही भला होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दैट व्हाट इज़ लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आप रिमूव कर रहे हो या फिर रिड्यूस कर रहे हो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को फॉरेन ट्रेड के ऊपर या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे। तो अब ये आप रिमूविंग क्यों कर रहे हो, कैसे रिस्ट्रिक्शंस है फॉरेन ट्रेड के ऊपर, क्यों रिस्ट्रिक्शंस है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब एक बारी मैं आपको फॉरेन ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन समझा दूंगी, फिर हम पढ़ेंगे कि वो कम क्यों हुई। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस क्या लगी थी, अभी कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना याद कर लो कि इसका मतलब होता है कि आप रिमूव कर रहे हो या फिर कम कर रहे हो गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस को। ठीक है, ये क्यों कर रहे हो, ताकि आपका जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो ईजिली हो जाए। ठीक है, आप दूसरी कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सको और आप compete कर सको इंटरनेशनल मार्केट्स में। अब देखो, वाई डिड इंडिया लिबरलाइज, इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस क्यों ही लगाई थी कि इंडिया को ज़रूरत पड़ी रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की। तो देखो जी, 1991 से पहले, ठीक है, जब आज़ादी का नहीं मिली थी, तो आपका जो ट्रेड होता था ना, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडिया का ट्रेड प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे फॉरेन ट्रेड की, कि यहाँ पे कम से कम बाहर का सामान आएगा। ठीक है, इंडिया का ही ट्रेड उन्होंने अच्छा करने के लिए बाहर की चीज़ों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया। और 1991 से इन्होंने वो सारी के सारी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी थी। ठीक है, अब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई क्यों थी, ताकि मतलब फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लगाई थी ताकि इंडिया सीख जाए। जो इंडिया ने, जब वो इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा था, तो इंडिया को नहीं आता था ट्रेड करना। एंड बेसिकली जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के गए थे, जब इंडिया फ्री हुई थी, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी, तो इंडिया के जो गवर्नमेंट थी उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी फॉरेन ट्रेड के ऊपर, ताकि इंडिया को जो ट्रेड करना नहीं आता वो पहले सीखे कि कंपटीशन कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी कैसे इम्प्रूव करते हैं, और इंडियन इकोनॉमी को आगे कैसे लेके जाते हैं, और वर्ल्ड की इकोनॉमी से कैसे उसको क्लोजरली कनेक्ट करते हैं। अब देखो, अब हमने पीछे पढ़ा कि ट्रेड बैरियर्स, तो अब इधर पढ़ते हैं कि ट्रेड बैरियर्स होते क्या है। तो ट्रेड बैरियर्स ही रिस्ट्रिक्शंस होती है जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है ताकि वो रेगुलेट कर सके आपका फॉरेन के ट्रेड्स को। अब मैं पीछे बताया कि 1991 से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तब ब्रिटिशर्स का राज था। एंड उसके चक्कर में इंडिया के लोगों को ट्रेड करना नहीं आता था। उस चक्कर में ट्रेड बैरियर्स लगे। ताकि ट्रेड बैरियर्स क्यों लगे, ताकि वो इंडिया को सिखा सके, इंडियन लोगों को, कि आपको ट्रेड कैसे करना है, compete कैसे करना है दूसरी मार्केट से। ठीक है, और जब ये सारी की सारी चीज़ें इंडिया सीख गई, तो फिर इंडिया में लिबरलाइजेशन हो गया, जो हमने अभी आगे पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, कि इट मीन्स रिमूविंग या फिर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ही आपकी इंडिया हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लिबरलाइजेशन आफ्टर 1991, इसमें क्या हुआ था, इसमें अब जब आपकी जो इंडिया है वो जब ट्रेड करना अच्छे से सीख गई, उसको सब कुछ समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है ऐसे ट्रेड करते हैं, तो इधर फिर आपकी जो गवर्नमेंट थी उसने ही काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी फॉरेन इंपोर्ट से या फिर इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, क्योंकि अब इंडिया बिल्कुल ऐसे रेडी थी कि हाँ,
अब कर लो मुकाबला, अब हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो एज अ रिज़ल्ट इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो फॉरेन ट्रेड्स थे ना वो और इजीली अवेलेबल हो गए, जो कंपटीशन था वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बारी है कि WTO क्या होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड WTO। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करती है रूल्स ऑफ ट्रेड के साथ बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में, और प्रमोट करती है, एक मिनट, और प्रमोट करती है फ्रीयर इंटरनेशनल ट्रेड को। इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। तो बेसिकली जो WTO है वो आपका जो है ट्रेड के ही रूल्स बनाती है कंट्रीज़ के बीच में। अब देखो यहाँ पे रोल है आपका, रोल क्या है जी कि ये रिड्यूस करती है बैरियर्स इंटरनेशनल ट्रेड पे, ठीक है। ये कॉमन रूल्स बनाती है ट्रेड के, एनकरेज करती है ट्रेड को बिटवीन द कंट्रीज़, और प्रोवाइड करती है एक फोरम आपके ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो रेस करती है कंसर्न कि जो कुछ WTO रूल्स है वो फेवर करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को। मतलब जो उनसी कंट्रीज़ डेवलपिंग हो रही है, जो जैसे कि इंडिया है तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, एंड जो उनसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो ये कंसर्न बोलती है कि जो WTO है वो उसके जो रूल्स हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा फेवर करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन होता है कि आपकी कम रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, ठीक है। कम रिस्ट्रिक्शंस लगेगी तो ज़्यादा फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वजह से आपका जो भी इंटरैक्शन है बिटवीन इकोनॉमी की वो ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, है ना। तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। MCQ या 5 मार्क का क्वेश्चन में सब कुछ में आ सकता है, तो कृपया करके पढ़ जाना भाइयों बहनों प्लीज़। अरे यार इसको क्या हो गया, ये ख़राब क्यों हो गया, क्रॉस क्यों नहीं जा रहा यार ये, चलो शुक्र है गया, ठीक है जी। अब बारी है इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो जो आपकी ग्लोबलाइजेशन है वो कंज्यूमर्स को ज़्यादा वैरायटी देगी ऑब्वियसली यार। जब एक तो आपकी कंट्री का सामान ऊपर से बाहर की कंट्री का सामान, तो जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा वैरायटी मिलेगी, ज़्यादा चॉइसेस होंगी उसके पास, तो वो वही चीज़, मतलब ज़्यादा चॉइस है तो लोग ज़्यादा चीज़ें भी खरीद सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, ज़्यादा कंपटीशन होगा प्रोड्यूसर्स के बीच में, फिर लोग बोलेंगे हम पहले बनाएंगे एंड इट ऑल लीड टू योर ग्लोबलाइजेशन। इम्पैक्ट ऑन इंडियन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स। तो इसमें क्या था, ये अपॉर्चुनिटी भी थी और चैलेंजेस भी थे। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि आपको ज़्यादा मार्केट मिल गई, नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, अब MNC की इन्वेस्टमेंट भी हो गई, ठीक है, और आपके जो ऑर्डर थे वो आपको इंटरनेशनल कंपनी से भी आते थे। अब चैलेंजेस क्या आ गई कि आपके कंपटीशन हो गया इम्पोर्टेड गुड्स में जो बाहर से आए हैं, प्रेशर हो गया कि आपको अब कॉस्ट रिड्यूस करनी है। अब देखो जैसे बाहर से भी सामान आया है, ठीक है, फिर इतना सारा सामान हमने बना लिया, तो अब आपको जो चीज़ बेचनी है, अब जैसे ये चीज़ तो सबने देखी होगी कि मतलब सबने देखी क्या, सबने करी होगी कि अगर एक दुकान के ऊपर सेम सामान ज़्यादा महंगा मिल रहा है, दूसरी दुकान पे उससे कम रेट पे मिल रहा है, तो लोग कम रेट वाला ही जर्नली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि फिर इनको अपने कॉस्ट कम करने पड़े थे, ठीक है, और फिर कॉस्ट कम करनी पड़ी थी तो जितने भी छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो छोटे स्केल पे प्रोड्यूस करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हुआ।
लार्ज इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट आया जी, उनको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले क्योंकि उनकी प्रोडक्शन एक्सपैंड होगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ मिल गई उनको, उन्होंने फॉरेन मार्केट्स में भी एंटर करा, ठीक है। फिर वो कंपटीशन करते थे इंटरनेशनली भी, और फिर वो कोलैबोरेशन करने लगे या फिर सप्लाई करने लगे सामान एमएनसीज में, ठीक है। अब जी छोटे प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, तो इनको देखो, इनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ करनी पड़ी, डिफ़िकल्टीज़ का सामना, बिकॉज अभी मैंने बताया कि जैसे कॉस्ट वगैरह कम होती थी तो जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता था दैट स्ट्रगल, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इनके पास लिमिटेड ही फाइनेंशियल रिसोर्स थी, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ थी क्योंकि इतने अमीर नहीं थे, और हायर प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी इनकी, लेकिन जो इनको बेचना होता था वो कम कॉस्ट में बेचना होता था। तो इसलिए इनको डिफ़िकल्टी हुई कि लार्ज कंपनी से अभी कैसे करें, तो इन्होंने अडेप्ट कर लिया कि टेक्नोलॉजीज़ या एफिशिएंसी इन लोगों ने फिर अडेप्ट करी कि अब ये इम्प्रूव करेंगे। वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कि भाई ग्लोबलाइजेशन ने जो वर्कर, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं सेक्टर्स में, उनको कनेक्ट कर दिया इंटरनेशनल प्रोडक्शन से, और जो वर्कर्स थे उनको टेम्परेरी या फिर इनसिक्योर जॉब्स भी फेस करने को मिली कि भाई काम अच्छा नहीं करे तो निकाल देंगे, मतलब वगैरह वगैरह, या कोई और तुमसे सस्ती सैलरी में तुम्हारे जितना काम कर रहे तो निकाल देंगे, ठीक है। फिर प्रेशर आ गया कि जी अब कॉस्ट कम करो लेबरर्स की, है ना, क्योंकि अगर जैसे कि तुम्हारे पास अभी नया नया सेटअप हुआ है लेकिन लोग ज़्यादा है, तो फिर अब तुम कम कम पैसों में ही लोगों को रखोगे, है ना। फिर चेंज हुआ जी वर्किंग कंडीशंस में, लेकिन जो बेनिफिट्स थे वो हर किसी को इक्वल नहीं मिले, ऑफ कोर्स वो तो कभी भी नहीं मिलते, ठीक है। कंपटीशन क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं ज़रा कि कंपटीशन क्या हुआ। सपोज़ करो कि इंडिया का एक टॉय प्रोड्यूसर है, उसने कंपटीशन उसका ये था कि उसको चीपर टॉय इंपोर्ट हो रहे थे बाहर से, ठीक है। तो जैसे कि अगर सोचो कि अगर कोई इंडिया का इंसान है वो टॉयज़ बेचता है, लेकिन अब जैसे कुछ टॉयज़ होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं, तो लो सेम काइंड ऑफ टॉय ही था तो लोग वो सस्ते वाले टॉय दिलाएंगे। तो इसमें अब जो प्रोड्यूसर था उसको अपनी कॉस्ट कम करनी थी, फिर इम्प्रूव भी करनी थी क्वालिटी, ठीक है, और न्यू डिज़ाइंस भी, कि ऐसे डिज़ाइन लेकर आओ कि ऐसे डिज़ाइन अभी तक मार्केट में बनी ना हो, बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो इसलिए जो कंपटीशन है वो इम्प्रूवमेंट को इनकरेज करता है, लेकिन कभी कभार जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनके पास पूरे सूरे ही पैसे होते हैं बिजनेस सेटअप के लिए, उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है। इस ग्लोबलाइजेशन, एक मिनट सॉरी, इज़ ग्लोबलाइजेशन फेयर फॉर एवरीवन, तो क्या ग्लोबलाइजेशन फेयर है हर किसी के लिए? नहीं है भाई। अभी हमने पीछे पढ़ा स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कितनी इनसिक्योरिटी, कितनी कंपटीशन फेस करना पड़ता था, राइट। तो यहाँ पे नो, जो भी बेनिफिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के वो इक्वली शेयर्ड नहीं है। जो लार्ज कंपनीज़ हैं और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, लेकिन जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स या फिर वर्कर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था, जिनकी वजह से उनका सर्वाइवल भी बहुत मुश्किल से हो रहा था। तो इसलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी वो इसलिए बनी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स फैला सके। ओके, व्हाट इज़ फेयर ग्लोबलाइजेशन? फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब इसके अंदर फेयर तुम्हारा वो वाला फेयर नहीं होता कि गोरे हो जाओ। फेयर इज़ योर कि आप बिना किसी इनइक्वालिटी के, बिना किसी मतलब डिस्क्रिमिनेशन के बेसिकली सबको इक्वल रखो, दैट इज़ कॉल्ड फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आप इंश्योर करो कि जितने भी बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के वो हर किसी के पास पहुँचे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो हेल्प करती है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वर्कर्स के राइट को,
ठीक है, सपोर्ट कर सके स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, इम्प्रूव कर सके एजुकेशन और स्किल्स को, प्रोवाइड कर सके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर कर सके फेयर कंपटीशन। अब ऐसा ना हो ना कि कोई मतलब अगर अच्छा सामान महंगे दाम में बेच रहा है तो कोई घटिया सामान भी उतने ही महंगे दाम में बेच रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नेगोशिएट करें आपका फेयर ट्रेड रूल्स, मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी मतलब, यार ये फिर से ख़राब हो गया, मतलब कोई भी ना ऐसे बस यू कैन से वो मतलब ऐसे पैसे देके हर काम ना करवा ले, बेसिकली वो होता है इसका मतलब। ठीक है, की टर्म्स क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन क्या है जी? रिमूविंग और रिड्यूसिंग और रिमूवल ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड बैरियर्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन यूज टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। एमएनसी क्या है? कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। WTO क्या है जी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है इंटरनेशनल ट्रेड रूल से। यार ये फिर से ख़राब हो गया, क्या दिक्कत है इसको? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, CBSE के, देख लो फिर मत बोलना। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन आंसर्स हैं कि भाई लिबरलाइजेशन क्या होता है, इंडिया में क्यों इंट्रोड्यूस करा, ट्रेड बैरियर क्या होता है, एग्जांपल दो, WTO क्या होता है, रोल स्टेट करो, दो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन के, है ना। ग्लोबलाइजेशन ने कैसे अफेक्ट करा इंडियन प्रोड्यूसर्स को, बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि क्यों नहीं शेयर हो रहे बेनिफिट्स, गवर्नमेंट ने क्यों ऐसे ग्लोबलाइजेशन को फेयर करा। ठीक है, 1 मिनट रिवीजन शीट। ठीक है, ये देखो 1991 में, सो सॉरी, 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन कम हो गई थी, रिस्ट्रिक्शन। WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी हो गया, कंज्यूमर के पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस और वैरायटी आ गई, लार्ज कंपनीज, न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, स्मॉल प्रोड्यूसर काफ़ी सारे फेस करने पड़े थे रिस्ट्रिक्शन वगैरह, और काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करे। और फेयर ग्लोबलाइजेशन मींस बेनिफिट शुड रीच मोर टू पीपल। ये तो मैं शायद दिख ना रहा हो, बट मैं क्या करूं यार, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैं इसको हटा के देख लेती हूँ एक बारी। नहीं हट रहा यार ये ना, मैं कैसे दिखाऊं? और कोई बात नहीं, मैं PDF शेयर कर दूंगी, फिर देख लेना। ओके भाई, चैप्टर 4 कंप्लीटेड, पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ डाल दिया है। रिवाइज कर लेना की टर्म्स को और प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो NCERT पढ़ते हैं और तमाम करते हैं हर चीज़। हाँ जी, तो हमें यहाँ से पढ़ना था लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़। ठीक है, पेज नंबर 84 है इस बुक में। एंड इस बुक में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चैप्टर 5 स्टार्टिंग में दिया हुआ है, तो एक बारी देख लो। मतलब हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था, ये वाली फ़ोटो थी कि यूजिंग IT इन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद वाला ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये बुक का पेज नंबर देख लो, पेज नंबर 64 है। यार 1 मिनट रुको बस, मैं पहले पानी पी लूँ। ओके, नाउ स्टार्टेड। मैं देख रही थी बस, वीडियो ऑन है ना। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पढ़ लिया था हमने। ठीक है, ये देखो सेम डेफिनेशन, रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट। ये देखो ये भी पढ़ लिया था। WTO हमने, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया भी पढ़ लिया था हमने। ये देखो कंपटीशन
स्मॉल प्रोड्यूसर वाला भी, सॉरी प्रोड्यूसर वाला भी पढ़ लिया था हमने, राइट। कंपटीशन वाला भी पढ़ लिया था यहाँ पे। स्ट्रगल या फिर फेयर, फेयर वाले आ गए थे, फेयर ग्लोबलाइजेशन वाले, ठीक है। एंड चैप्टर होता है समाप्त आपका, यहाँ पे चैप्टर की समाप्ति हो चुकी है गाइस। एंड आई होप पूरा का पूरा चैप्टर आया गया हो समझ, अच्छे से रट गया हो टिप्स पे। एंड बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली एक काम करना है बस अब कि एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, और जो से मैंने पीपीटी के पीछे क्वेश्चंस भेजे लिखे हैं ना, मतलब वो जितने क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस को ना भाई एक बारी, बस एक बारी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस भी नहीं करनी ना तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के आंसर खुद निकाल लेना, ठीक है। बाकी जैसे जैसे तुम्हारे पेपर्स पास आते रहेंगे वैसे वैसे यार मेरे को फिर अपना मैं तुम्हें और सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। बट यार देखो, अब जैसे तुम लोगों को भी पता है दैट मैं भी 12th में हूँ, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत तो चाहिए होगा ना टाइम, मतलब बेसिकली कि मैं इतना सारा का सारा काम कर सकूँ, है ना। अभी बता, अभी मेरी भी ट्यूशन थी, मैंने अपनी ट्यूशन मतलब मिस हुई है मेरी ट्यूशन भी थोड़ी सी, तो मतलब अब ऐसे ही है। तुम लोगों के लिए यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और तुम लोग यार ना लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ना मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो गाइस, प्लीज़ कर दो, ठीक है। और बाकी अब मैं देखती हूँ, मैं वो ट्राई करूँगी कि मतलब अब कंसिस्टेंट रहूँ। अब देखो 2 दिन तक तो मैं कंसिस्टेंट हो गई, अब आज सैटरडे है, कल संडे, कल भी एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है। एंड फिर उसके बाद संडे के बाद मंडे से फिर मुझे भी रेगुलर स्कूल जाना होता है, दैन ट्यूशन होती है, तो मतलब काम तो मेरे को भी काफ़ी है। बट आई ट्राई माई बेस्ट, क्या पता मैं ये हफ्ते के जो उनसे 2 दिन होते हैं 2 दिन में ही मैं वीडियोस आपकी अपलोड कर दूँ, तो मतलब आप देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले चैप्टर में कंज्यूमर्स राइट पे। ओके बाय बाय।